हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है अरेस्ट ऑफ पर्संस। जी हाँ, पुलिस वाला अरेस्ट करता है, आप जानते हो। तो पुलिस वाला जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने आए तो किस केसेस में, किस ऑफेंसेस में वो अरेस्ट कर सकता है, और अरेस्ट करने आए हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो अरेस्ट करेगा तो आपके पास क्या राइट्स होंगी, और इनफैक्ट अगर पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है तो अगर मान लो उससे कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता है तो किस हद तक वो उस आदमी को रोक सकता है, मतलब क्या उसकी डेथ को कॉज कर सकता है किसी भी केस में। ये पूरी वीडियो आप अगर देखोगे तो आपको इसका भी जवाब मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब पुलिस वालों को हटा देते हैं, प्राइवेट पर्सन हम जैसे मैं आप, तो हम जैसे प्राइवेट पर्सन क्या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो हमारे सामने कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है? अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर वहां पे फॉलो होगा? इसके अलावा जो हमारे मजिस्ट्रेट्स और जज होते हैं, क्या उनके पास अरेस्ट करने की पावर होती है? अगर हाँ, तो वहां पे क्या प्रोसीजर होगा? और इसके अलावा अगर किसी पुलिस वाले को किसी प्रॉपर्टी में सर्च करना है तो वहां पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? किसी व्यक्ति की सर्च करना है तो वहां पे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हालांकि ये जो अरेस्ट ऑफ पर्सन है चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है, जो कि हमारा प्राइमरी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, विच रन्स फ्रॉम सेक्शन 35 टू सेक्शन 62। काफी सारे सेक्शंस है, काफी सारी डिटेल में है, जिसकी वजह से इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आज ये पार्ट 1 है, जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो सारे इस वीडियो में डिस्कस होंगे। इसके अलावा जो नए अलग में क्वेश्चन बच रहे हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को ज्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पैड की तरफ मुड़ते हैं। तो गाइस, आपको स्क्रीन दिख रही होगी आईपैड की। तो ये है चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्संस विच रन्स फ्रॉम सेक्शन 35 टू सेक्शन 62। यहां से 35 से 48 आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और 49 से 62 हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सेक्शंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो उसको देख लेते हैं। सेक्शन 35, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब कब विदाउट वारंट पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में। 36 बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। 38 राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, मतलब यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन की राइट के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 40 में। सेक्शन 41 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। 42 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। 43 अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं सेक्शन 35 और सेक्शन 43 के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे दो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स है। अरनेश कुमार का केस और डी.के. बासु का केस, जिसको हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केस लॉ, क्योंकि जो भी हमारे वेरा एक्ट में लिखा रहता है वो फाइनल नहीं होता है, क्योंकि जुडिशरी उसको टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करती रहती है ताकि उसके स्कोप को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अगर कोई कंटेम्प्रेरी टाइम में कोई अगर लूपहोल निकल के आ रहा है तो उसको प्लग इन करती है जुडिशरी अपने इंटरप्रिटेशन से। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में भी जानेंगे। 44 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। कोई पर्सन इसको अरेस्ट करना है, वो किसी जगह में भाग गया है तो पुलिस उसको उस जगह को कैसे सर्च करके उसको अरेस्ट करेगी, उसका प्रोसीजर इसमें दिया गया है। 45 परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शंस, कहीं अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भाग जाते हैं तब पुलिस वाले क्या कर सकते हैं वहां पे। 46 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। 47 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, ये हमारे ह्यूमन राइट्स का भी एक पार्ट है। 48 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एटसेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो वहां पे राइट उस अरेस्टेड पर्सन की कि उसके रिलेटिव या उसके दोस्त को बताया जाए कि भैया हम यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा ब्रॉड स्ट्रक्चर है इस वीडियो का। ये सारे चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 35 से। तो गाइस, सेक्शन 35 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सब सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बात करता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और किसी भी वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है वो आगे लिखी हुई हैं। तो मतलब सब सेक्शन 1 विदाउट वारंट के अरेस्ट करने की बात करता है। तो कितनी कंडीशंस है टोटल 10 कंडीशंस है। आप देख सकते हो ए बी ये लेके यहाँ से स्टार्ट होके गया है यहाँ जे तक, तो 10 कंडीशंस हैं जहां पे पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है? एनी पर्सन हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस वाले के सामने अगर कमिट कर दिया है सॉरी, तो उसको वहां पे तुरंत अरेस्ट कर लेगी पुलिस। दूसरी कंडीशन क्या है? अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, कंप्लेंट की गई उसके खिलाफ या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है
या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसमें सजा दी गई है 7 साल तक या फिर 7 साल से कम, एंड विच इज विद और विदाउट फाइन, मतलब 7 साल तक की सजा है और उसमें इंफॉर्मेशन मिली है, तब भी पुलिस वाला वहां पे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ और भी कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या है वो? तो ये दी गई है वो 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन कहती है कि पुलिस वाले के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड दैट सेड ऑफेंस। यहाँ पे रीजन टू बिलीव होना चाहिए और वो रीजनेबल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कहता है। दूसरी कंडीशन ये कहता है दैट द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, कि अरेस्ट करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि अब इसमें कुछ और भी सब कंडीशंस हैं। क्या है? ताकि उस व्यक्ति को प्रिवेंट किया जा सके कि वो फ्यूचर में कोई और ऑफेंस ना कमिट कर दे। दूसरा क्या है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो वहां पे एविडेंस टैंपरिंग करेगा वो बंदा या फिर एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए भी अरेस्ट करना जरूरी है। चौथी कंडीशन क्या है? अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो भैया वो जाके किसी भी विटनेस या फिर कोई भी पर्सन जो कि केस से एसोसिएटेड है उसको इंड्यूस करेगा या फिर उसको थ्रेट करेगा या फिर उसको प्रॉमिस करेगा टू डिसवेड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर। पांचवी कंडीशन क्या है कि अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो भैया वो कोर्ट को अटेंड नहीं करेगा, तो फिर उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट में उसको अरेस्ट करना जरूरी है। और अरेस्ट करते समय पुलिस वाले को भैया सारे रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे अरेस्ट किया है। और इसका एक प्रोवाइजो भी है दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हो तब भी वहां पे रीजंस लिखने हैं। तो ये पूरी वो कंडीशंस हो गई, यहां से लेके यहां तक गई है सब क्लॉज बी में कि अगर 7 साल तक की सजा है तो ये सारी चीजें होने वाली है वहां पे। अब चलिए क्लॉज सी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्लॉज सी है वो बी का उल्टा है। बी जो था वो अप टू 7 ईयर्स बात कर रहा था अरेस्ट का, वो प्रोसीजर वहां पे दिया गया है। ये ग्रेटर देन 7 ईयर्स की बात करता है विच कैन एक्सटेंड टू डेथ पेनल्टी। तो उन केसेस में भी पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। देखिए लिखा है मोर देन 7 ईयर्स वेदर विद और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। यहाँ पे मतलब रीजन टू बिलीव आप उसके ऊपर एम्फेसिस करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मतलब से पुलिस वाले को ये लगना ही सफिशिएंट नहीं है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। जो उसको लग रहा है वो रीजनेबल इन नेचर भी होना चाहिए और जिसके लिए उसको रीजंस रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे। तो ये चीज है। डी वाला क्या कह रहा है क्लॉज? प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तब भी उसको अरेस्ट कर लेगी पुलिस। पांचवा सब क्लॉज क्या कह रहा है? इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। उसके पास से कोई सामान मिलता है जो कि चोरी का लग रहा है और पुलिस वाले को शक है कि भैया इसने यहाँ पे कोई ऑफेंस कनेक्ट इसी प्रॉपर्टी से कनेक्शन में कमिट किया है, तो वहां पे भी अरेस्ट कर सकती है। एफ क्लॉज क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को भैया ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ताकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है या फिर उसके कस्टडी में हो तो उससे भागने की कोशिश कर रहे हो उसकी लॉफुल कस्टडी से, तो वहां पे फिर से अरेस्ट हो जाओगे। तो जी वाला जो क्लॉज है वो कह रहा है कि अगर कोई आर्म फोर्सेस से डेजर्टर है, डेजर्टर मतलब भगोड़ा है, तब भी वहां पे अरेस्ट हो जाएगा। एच वाला क्लॉज कह रहा है हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India। मतलब इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट कर रहे हो और वो इंडिया में भी ऑफेंस है, मतलब इंडिया में अगर उसी चीज को कमिट करते तो वो इंडिया में भी ऑफेंस होता किसी लॉ के अंडर, तो भी वहां पे भी अरेस्ट कर लिए जाओ। देखिए वही चीज लिखा है वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस एंड फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन और अदरवाइज लायबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, तब भी वहां पे अरेस्ट हो जाएगा। आई वाला कह रहा है हु बीइंग अ रिलीज कॉन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394 जो कि बात करता है ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, तो उस केस में भी अरेस्ट हो जाएगा। मतलब रिलीज कॉन्विक्ट अपने मतलब रिलीज होने के बाद अपने ऑब्लिगेशन को नहीं पूरा करता है विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 394 सब सेक्शन 5, तब भी वहां पे भी अरेस्ट हो जाएगा। और जो लास्ट क्लॉज है जो कि रिक्विजिशन की बात कर रहा है, रिक्विजिशन बेसिकली एक ऑर्डर होता है, एक रिक्वेस्ट होती है। कौन सी रिक्वेस्ट है? लिखा हुआ है वेदर रिटन और ओरल has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense of other cause
for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। मतलब एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को रिक्विजिशन देता है कि जो व्यक्ति है उसने ऑफेंस किया हुआ है उसको अरेस्ट कर लो, तो उस बेसिस पे भी अरेस्ट हो सकता है। तो गाइज ये था सब सेक्शन 1 और इसका मैंने एक छोटा सा ये समरी बना दिया, तो आप इसको देख सकते हो क्योंकि आप जानते हो सब सेक्शन 1 काफी ज्यादा बड़ा था, मतलब पुलिस वाला का विदाउट वारंट एंड विदाउट अ मजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो जो 10 कंडीशंस हैं ए से लेके जे तक सब लिखा हुआ है, आप आराम से इसको लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एक सेकंड का मैं पॉज करके ऐसे रोक दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका सेकंड सब सेक्शन है वो बेसिकली अरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस केस में उसका अरेस्ट कैसे होगा, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, नो पर्सन कंसर्न्ड इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a मैजिस्ट्रेट। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड है तो भैया पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अगर ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का या वारंट है तो उस केस में वहां पे अरेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, जो कि सेक्शन 39 बात करता है अरेस्ट इन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। तो पुलिस वाला अगर नाम या एड्रेस पूछ रहा है, सामने वाला व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो उस केस में अरेस्ट हो सकते हैं डिस्पाइट कि वो कौन सा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हालांकि सेक्शन 39 को और भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब जो सब सेक्शन 3 है वो भी काफी ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है उसमें, जो कि बात करता है कि सब सेक्शन 1 मतलब विदाउट वारंट अगर पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करता है तो उस केस में पुलिस वाला उस पर्सन को नोटिस भेजेगा जिसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई कंप्लेन मिली है, और उस नोटिस में लिखा रहेगा कि पुलिस वाला उसमें लिखेगा कि आपको अपीयर होना पड़ेगा बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो मतलब नोटिस अपीयर होने के लिए दिया जाएगा। सब सेक्शन 4 वही बात करता है कि ये जो नोटिस मिली है उस पर्सन की ये ड्यूटी होगी कि उस नोटिस से वो कंप्लाई करे, जैसा भी उस नोटिस में टर्म्स लिखे गए हैं कि यहाँ पे फला फला टाइम पे मिलना है, यहाँ पे इस जगह पे मिलना है, तो उसको वहाँ पे जाना होगा। 5वां सब सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कि अगर नोटिस से कंप्लाई कर लेता है वो आदमी, आता है मिलता है पुलिस वाले से, कंप्लाई करता है टर्म से, तो वहां पे पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है अनलेस पुलिस वाले के पास रीजन है उसको अरेस्ट करने के लिए, जो कि उसको वहां पे लिखने होंगे, तब वहां पे अरेस्ट कर सकते हैं, बट जनरली पुलिस वाला वहां पे अरेस्ट नहीं करेगा। सब सेक्शन 6 ये बात करता है कि अगर नोटिस का कंप्लायंस नहीं करता है वो पर्सन, तब उस केस में पुलिस वाला कैन अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। काफी ज्यादा सिंपल सबसेक्शंस हैं। और सबसेक्शन 7 ये बात करता है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP in case of an offense which is punishable for imprisonment for less than 3 years and such person is infirm और इज अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। काफी ज्यादा सिंपल है, कोई पर्सन है जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है जिसमें सजा है 3 साल से कम और एट द सेम टाइम वो इनफर्म है या फिर उसकी एज मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, तब उस केस में पुलिस वाले को DSP को परमिशन लेनी होगी उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। तो ये चीज है सेक्शन 35, वेरी इजी। अब सेक्शन 36 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो क्या प्रोसीजर है, क्या ड्यूटीज हैं, तो ये 3 सब क्लॉजेस दिए गए हैं। पहला कहता है कि ही शुड बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब बैज होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसमें क्लियरली उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई हो और सामने वाले को पता चले कि हाँ ये जो पुलिस ऑफिसर है ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है, बिल्कुल लेजिटिमेट आदमी है। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, जो कि उसका फैमिली का पर्सन हो सकता है या फिर लोकेलिटी का कोई रेस्पेक्टेबल आदमी हो सकता है, और उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए जिस भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे MOA होगा जहाँ पे अटेस्टेशन होगा और प्लस जिसको अरेस्ट करने जा रहे हो उसका एक काउंटर साइन होगा, सिग्नेचर होगा। तीसरा क्लॉज ये कह रहा है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में कोई अटेस्टेशन नहीं है बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तब उस पर्सन के ऊपर मतलब उसके पास राइट होगी कि वो अपने किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड या फिर एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम उसको वो इन्फॉर्म कर सकता है कि वो अरेस्ट हो गया है। काफी सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। हालांकि काफ़ी कम ये ड्यूटीज़ दी गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बैराक में लिखा है वो फाइनल नहीं होता है, वो बाद में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस लिखी गई हैं सेक्शन 36 में, इसको और भी एक्सटेंड किया गया था
डी के बासु के केस में जहां पे 11 पॉइंट गाइडलाइंस दी गई थी, तो वहां पे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटीज को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, जिसको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सेक्शन तो इतना ही कह रहा है। अब सेक्शन 37 की तरफ बढ़ते हैं। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा आसान है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में और एक स्टेट लेवल पे। वहाँ पे क्या होगा, एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगी जिसकी रैंक एटलीस्ट ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगी। उसका काम क्या होगा कि जितने भी व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं उनका नाम, उनका पता, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कि कौन से ऑफेंस में चार्ज हुए हैं, क्या उसका नेचर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको वो रिकॉर्ड करेगा और प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करेगा इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो हर जगह वहां पे उसका ये काम रहेगा। सेक्शन 38 कह रहा है एक राइट के बारे में जो कि अरेस्टेड पर्सन के पास होगा। तो क्या है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। पूछताछ के दौरान वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, दो नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेक्शन 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। तो भैया किसी भी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, उसके ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हुआ है और पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है कि भैया अपना नाम, पता, ये सब बताओ, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है ये सब इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले को देने के लिए, तब पुलिस वाला वहां पे उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये चीज लिखा गया है सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 में। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर जैसी इन्फॉर्मेशन उसके नाम पते की मिल जाए तो उसको वहां पे बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड पे वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। जरूरत पड़ी तो वहां पे अपीयर भी होना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोविजो है छोटा सा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अरेस्ट हुआ है जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, देन द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। काफी ज्यादा सिंपल है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अरेस्ट होने के 24 घंटे के भीतर अगर वो अपने बॉन्ड या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है और श्योरिटीज को फर्निश नहीं कर पा रहा है तो उसको भैया नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिडिक्शन है उसके पास उसको पहुंचाया जाएगा। सिंपल सा सेक्शन है सेक्शन 39। अब चलिए सेक्शन 40 की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वीडियो की शुरुआत मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या एक प्राइवेट पर्सन जैसे आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब इस सेक्शन 40 में दिया गया है। कैन प्राइवेट पर्सन हैव द पावर टू अरेस्ट? तो इसका आंसर है पॉजिटिवली यस। सब सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट पर्सन के सामने कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर देता है या फिर वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो भैया विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, बिना किसी विलंब के उसको अरेस्ट कर लो और अरेस्ट करने के 6 घंटे के भीतर, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको उस अरेस्टेड व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर के पास ले जाना होगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो भैया जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे उसको लेके जाओ। ठीक है, सिंपल। क्या हम लोगों ने सीखा कि एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसको वहां पे अरेस्ट कर सकता है, बट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। और अरेस्ट करने के बाद विदिन 6 आवर्स उसको पुलिस ऑफिसर के पास उसको ले जाना होगा। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं अवेलेबल है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जो, वहां पे उसको ले जाना होगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को जैसे ही वो व्यक्ति मिल जाता है, पुलिस वाले को अगर रीजन टू बिलीव वहां पे दिखता है कि वो जो व्यक्ति है उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, जो कि अभी हम लोगों ने 10 कंडीशन वार डिस्कस किया था, किसी भी कंडीशन में वो पड़ता है तो वहां पे उसको कस्टडी में पुलिस वाला ले लेगा। लेकिन पुलिस वाले को अगर लगता है कि जो व्यक्ति है उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और पुलिस वाले के डिमांड पे वो अपना नाम, पता बताना वो मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो उसको सेक्शन 39 के हिसाब से डील किया जाएगा, जो कि 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी, 3 सेक्शन सब सेक्शंस वहां पे पढ़े थे कि नहीं नाम बताओगे तो अरेस्ट कर लिए जाओगे, अरेस्ट करने के बाद नाम बता दोगे तो आप छोड़ दिए जाओगे बॉन्ड वॉन्ड साइन करवा के। तो वो सारा प्रोसीजर। और लास्ट में एक चीज लिखी गई है कि बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, तो पुलिस वाले को लगता है कि उसने नहीं ऑफेंस किया है कोई, तो वहां पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये चीज है सब कुछ अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन के बारे में। अब चलिए 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। जी हाँ, मजिस्ट्रेट लोग अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन के हिसाब से, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, दोनों ही वहां पे अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उनके जुरिसडिक्शन के अंदर ऑफेंस कर रहा है उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, इस वर्ड के ऊपर काफी ज्यादा एम्फोसाइज करिएगा, द प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस करता है तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति को ऑर्डर कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जाके अरेस्ट कर लो, और फिर उसके बाद सारी कार्रवाई होगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरइन कंटेंट एज टू बेल, कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी।
कस्टडी में उसको ले लिया जाएगा। जैसे जो प्रोविजंस होंगे बिहेवियर के वो वैसे फॉलो किए जाएंगे। फिर सबसेक्शन 2 कहता है एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में एट एनी टाइम, इसके ऊपर अब एम्फसाइज करिएगा, अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन सर्कमस्टेंसेस टू इशू अ वारंट। सिंपल है। सेक्शन 42 के ऊपर बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो देखिए जो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उसका इसमें प्रावधान ये है कि किसी भी आर्म फोर्सेस के मेंबर को पुलिस वाले डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर वो जो व्यक्ति है वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा था। ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते समय कुछ हो जाता है तो उसके लिए अरेस्ट नहीं कर सकते हो अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मिल जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंसेंट दे देती तो वहां पे अरेस्ट किया जा सकता है, अन्यथा अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा है तो वहां पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है, बेयर रीडिंग से आपको समझ जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल apply to such class or category of the members of force charged with the maintenance of public order as may be specified therein wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। सिंपल। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड, मतलब अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा। सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो भैया अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है तो सबसे पहले तो वर्ड या एक्शन से बोला जाएगा, उससे काम नहीं बनता है तब वहां पे टच कर सकते हो या फिर उसकी बॉडी को कन्फाइन कर सकते हो टू बी अरेस्टेड। फिर से पढ़ लेते हैं। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अगर वर्ड एक्शन से बात नहीं मान रहा है तब वहां पे टच कर लो, उसको कन्फाइन कर लो। अब यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, महिला के लिए दिया गया। अगर महिला को अरेस्ट करने जा रहे हो क्या दिया गया है कि भैया अगर उसको अरेस्ट करने गए हो तो उसको वहां पे ओरल इंटीमेशन देना होगा कि भैया अपने आप को कस्टडी में दे दो। अगर नहीं मान रही है तो जो अगर मेल ऑफिसर है तो वो उसको टच नहीं कर सकते, उसको कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, उनको वहां पे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को बुलाना होगा ताकि उस महिला को अरेस्ट कर सके। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all necessary means to effect the arrest। भागने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है तो यह पुलिस ऑफिसर कोई भी मीन्स को यूज कर सकता है इफेक्ट करने के लिए। हालांकि नेसेसरी वाली चीजें होनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा है, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर सामने वाला चिकोटी काट रहा है तो आप उसके ऊपर बंदूक नहीं चलाओगे। तो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना जरूरी फोर्स होगा उतना लगाओगे। सबसेक्शन 3 बात करता है हैंडकफ्स के बारे में। पुलिस वाला हैंडकफ्स यूज कर सकता है, किन केसेस में कर सकता है, उन केसेस में कर सकता है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने ले जाना है वो एक हैबिचुअल या फिर रिपीट ऑफेंडर है, या फिर हु एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हु हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, टेररिस्ट एक्ट किया है, ड्रग क्राइम किया है, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स एंड अम्युनिशन किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, एसिड अटैक किया है, काउंटरफेटिंग किया है मतलब फर्जी नोट वोट छापा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, सेक्सुअल ऑफेंस किया है अगेंस्ट चिल्ड्रन या फिर ऑफेंस किया है अगेंस्ट स्टेट, तो उन केसेस में हैंडकफ्स का यूज किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब जब तक सामने वाला व्यक्ति ऐसा हीनस काम नहीं किया जिसमें प्रावधान है कि उसको डेथ पेनल्टी मिले या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, तो उन केसेस में उस व्यक्ति की डेथ नहीं कॉज कर सकते हो। तो जो मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया था कि अरेस्ट करते समय क्या पुलिस वाला सामने वाले व्यक्ति की अरेस्ट मतलब डेथ कॉज कर सकता है या नहीं, उसका जवाब इस सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 43 में दिया गया है। अगर सामने वाला पर्सन डेथ मतलब वो ऐसा ऑफेंस किया जिसमें प्रावधान है मैक्सिमम पनिशमेंट का डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वहां पे हो सकता है, अन्यथा डेथ कॉज नहीं की जा सकती है। अब सब सेक्शन 5 के ऊपर बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है कि अगर कोई महिला है उसको अरेस्ट करने जाना है उसके घर से, तो भैया आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके भी एक्सेप्शन है कि अगर जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है जो उसको अरेस्ट करने जा रही थी, अगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसके जुरिडिक्शन में वो महिला आती है, तो उनसे जाके अगर परमिशन ले ले इन रिटर्न, तब वहां पे जाके अरेस्ट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के दौरान भी, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब चलिए सेक्शन 44 वेरी इंपॉर्टेंट सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested। सबसेक्शन 1 ये कहता है इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड
has entered into or is within any place, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid, or such police officer, allow him a free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। तो भैया पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट करने आए हैं वो किसी प्लेस के अंदर घुस गया है, तो जो उस प्लेस का जो मालिक है, जो अंदर उसमें रह रहा है, वो उस पुलिस ऑफिसर को सारी फैसिलिटीज देगा ताकि वो पुलिस ऑफिसर अंदर घुस सके और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जाके कस्टडी में ले जाए। तो ये पहला सबसेक्शन 1 कह रहा है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1, तब क्या करें? तो लिखा हुआ है, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of a person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance, provided that proviso दिया गया है that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a female, मतलब महिला अगर उसमें रह रही है और वो व्यक्ति नहीं है जिसको अरेस्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम वो जो महिला है वो अपीयर नहीं होती है पब्लिक में, तो फिर सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट गिव नोटिस टू सच फीमेल दैट शी इज एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विदड्रॉइंग एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट। मतलब कोई महिला है जो कि ज़्यादा पब्लिक में नहीं अपीयर होती है, तो भैया उसको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देना है फॉर हर विदड्रॉइंग, और विदड्रॉ करने के बाद जो भी अपार्टमेंट है उसका, उसको तोड़ फोड़ के वहाँ पे घुस के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो जो कि वहाँ पे छुपा हुआ है। सिंपल सा है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन अरेस्ट करने अगर गया है किसी भी जगह पे, उसमें वो डिटेन हो जाता है, अगर फंस जाता है अंदर, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि अपने आप को लिबरेट करने के लिए, छुड़ाने के लिए वो वहाँ पे तोड़ फोड़ कर सकता है। ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस। सिंपल। सेक्शन 45 परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शंस, तो ऑफेंडर अगर क्राइम करके, जुर्म करके किसी अदर जुरिडिक्शन, किसी अलग स्टेट में भाग जाता है, तो पुलिस वालों के पास पूरी पावर है कि भैया वो उसका पीछा कर सकते हैं इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। हालांकि जो व्यक्ति जो भागा हुआ है, तो पुलिस वालों के पास वहाँ पे अथॉरिटी होनी चाहिए कि विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सके, तभी ये सारी चीज़ें लागू होगी, तब उसका वहाँ पे कहीं भी पीछा कर सकते हैं। नहीं तो भैया जाके वारंट लो, फिर जाओ उसके पीछे पड़ो। सेक्शन 46, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। प्रोपोर्शनैलिटी की यही पे बात हो रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ज़्यादा रेस्ट्रेंट करो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 47 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा ह्यूमन राइट्स भी है। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको बताओ भैया किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट हुए हो, और उसको ये भी बताओ कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है तो उसके पास एक राइट टू बेल है। ये सब चीज़ें बताना जरूरी है और यही चीज़ें इन दिनों सेक्शन में दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 48, हमारा आज का लास्ट सेक्शन। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एटसेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information, and also to the designated police officer in the district। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए हो तो भैया जिसका भी नाम वो ले रहा है, दोस्त, रिलेटिव, तो उनको बताओ कि ये व्यक्ति अरेस्ट हो गया है। सब सेक्शन 2 ये कहता है जैसे ही व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ला रहे हो, तुरंत उसको उसकी जितनी भी राइट्स है उसको वहाँ पे उसको बता दो कि भैया रिलेटिव को बता सकते हो, वो आपकी राइट है कि आप रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हो, तो वो उसको दो। उसके पास अगर राइट है कि अपने चॉइस का एडवोकेट बुला सकता है तो वो उसके बारे में उसको बताओ। अगर भैया जो जिसमें अरेस्ट हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसको भैया बताओ कि जिसमें आप अरेस्ट हुए वो एक बेलेबल ऑफेंस है, अपनी श्योरिटीज का इंतजाम करो, आपको बेल मिलेगी। थर्ड सबसेक्शन क्या है? एन एंट्री of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the state government may by rules provide। तो उसकी एंट्री भी की जाएगी। सबसेक्शन 4 मजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी डालता है क्या? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirements of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। कि भैया पुलिस वालों ने सारा काम सही किया है, सब कुछ प्रोसीजर फॉलो किया गया है, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए सबसेक्शन 4 में दिया गया है।
तो ये है आज का पहला पार्ट, हम लोगों ने कवर कर दिया है। सेक्शन 35 से सेक्शन 48 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए उन दो इंपॉर्टेंट केस लॉज के ऊपर बात करते हैं जो कि वीडियो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था। जितने भी सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके स्कोप को कैसे ये केस लॉज काफी ज्यादा वाइड करते हैं। तो देखिए जो पहला केस लॉ है वो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का केस लॉ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया था कि ये जो देश में जितने भी ज़्यादा कस्टोडियल वायलेंस हो रहे हैं, उस समय काफ़ी ज़्यादा कस्टोडियल वायलेंस होता था, काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररी एंड इलीगल अरेस्ट किए जाते थे। अगर किसी भी बंदे के ऊपर एलिगेशन लग गया है तो वहाँ पे वो नहीं देखा जाता था कि भैया ये छोटा ऑफेंस किया है, बड़ा ऑफेंस किया है, तो अगर पेटी ऑफेंस भी है तो उसको वहाँ पे अरेस्ट करके धर लिया जाता था और कोई भी प्रोसेस वहाँ पे अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स काफ़ी ज़्यादा जेल्स में बढ़ रहे थे। इनफैक्ट काफ़ी लोगों की डेथ भी कॉज की जा रही थी कस्टोडियल वायलेंस में, भैया एनकाउंटर हो जा रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से PIL लाया गया। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस दी जो कि काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क थी, जो कि पुलिस वालों को फॉलो करना है। या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए वो 11 गाइडलाइंस क्या है देख लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर गाइडलाइंस दिख रही होंगी। पहली गाइडलाइन क्या है कि जो पुलिस वाला है जो अरेस्ट करने गया है या फिर जो कि इंट्रोगेशन कर रहा है अरेस्टेड पर्सन का, तो उसको वहाँ पे प्रिसाइज विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन लेबल्स को पहनना होगा जिस पे उनका डेजिग्नेशन लिखा हो, और एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा जहाँ पे सारी डिटेल लिखा जाएगा। डिटेल्स ऑफ ऑल पर्सनल हैंडलिंग द इंट्रोगेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। हर चीज़ का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये पहली गाइडलाइन थी। दूसरी गाइडलाइन ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक प्रिपेयर किया जाएगा जहाँ पे टाइम ऑफ अरेस्ट लिखा होगा, और इस मेमो में अटेस्टेशन भी होगा। इट विल बी विटनेस बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, जो कि फैमिली का मेंबर हो सकते हैं या फिर रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं फ्रॉम द लोकेलिटी जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, और इसको साइन भी किया जाएगा जो कि डिटेनी है जिसको अरेस्ट करने गए हैं, और ये भी बताया जाएगा टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट क्या है। तो आप अभी तक ये समझ गए हो, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लिखा है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें अभी पहले सेक्शंस में भी पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, इसको आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा एक्सटेंड भी किया है और एम्फोसाइज भी किया है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ये जो 2 गाइडलाइंस है हमारे प्रोसीजरल कोड में है, लेकिन इसके ऊपर एम्फेसिस डाला है। आगे 11 गाइडलाइन मतलब जो बाकी गाइडलाइंस है उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो पुलिस वालों को फॉलो करनी है। नेक्स्ट गाइडलाइन तीसरी ये कह रही है कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ है किसी भी पुलिस स्टेशन पे या फिर उसका इंट्रोगेशन हो रहा है, ही शैल हैव द राइट टू हैव अ फ्रेंड और रिलेटिव or other person known to him or who has an interest in his well-being will be informed as soon as possible that you have been arrested and are being detained in a particular place unless the witness crediting the arrest memorandum is himself a friend or relative of the arrested। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है कि पुलिस वालों को नोटिफाई करना पड़ेगा डिटेनी कब अरेस्ट हुआ है, क्या टाइम पर अरेस्ट हुआ है, कहाँ पर अरेस्ट हुआ है, कौन सी जगह पर अरेस्ट हुआ है, किसको बताना होगा, डिटेनीज के नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव जो कि बाहर रहता है डिस्ट्रिक्ट के या फिर सिटी के, थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेशन पुलिस ऑफ द अफेक्टेड एरिया टेलीग्राफिकली विद इन द पीरियड 8 से 12 घंटे के बीच में आफ्टर द अरेस्ट। तो ये चीज़ पुलिस वालों को करना होगा। नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहता है पुलिस वालों को अरेस्टेड पर्सन को ये बताना पड़ेगा कि उसके पास राइट है टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन as soon as he is put under arrest or detained। जैसे अरेस्ट हुआ डिटेंड हुआ है तो उसको उसकी इस राइट के बारे में बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है केस डायरी में बनाई जाएगी जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, जो अरेस्ट पर्सन हुआ है उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है जिसको उसके अरेस्ट के बारे में बताया गया है उसके बारे में लिखना होगा। जो पुलिस ऑफिशियल है जिसने अरेस्ट करके लाया उसका नाम, उसका पर्टिकुलर जिसकी कस्टडी में है उसके बारे में भी लिखना होगा। इसके बाद जो गाइडलाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पुलिस वाले अरेस्ट करने जाते हैं तो हाथापाई हो जाती है, तो सामने वाले को चोट भी लग जाती है, तो उसके लिए ये किया गया है। तो भैया अपॉन रिक्वेस्ट द अरेस्टी मस्ट ऑल्सो बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट एंड मेजर एंड माइनर इंजरीज, जो भी हुआ है उसके बॉडी पे इंजरीज वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उस इंस्पेक्शन मेमो में, जिसको साइन करेगा डिटेनी भी और जो पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है वो भी वहाँ पे साइन करेगा और इसकी एक कॉपी उस डिटेनी को दिया जाएगा। इसके बाद जो गाइडलाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है बाय अ ट्रेंड फिजिशियन। तो जब से कस्टडी में वो है उसके हर 2 दिन में हर 48 आवर्स में उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हालांकि प्रैक्टिकल सेंस में कितना फॉलो होता है आप तो जानते ही हो, लेकिन गाइडलाइन तो है कि ये होना है। इसके बाद जो गाइडलाइन है कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द अरेस्ट मेमो मस्ट बी सेंट
टू द मजिस्ट्रेट फॉर रजिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद जो सेकंड लास्ट गाइडलाइन है वो कहता है कि अरेस्टी जो है उसके पास राइट होगी कि उसको अलाउ किया जाए कि वो अपने मन चाहे अटॉर्नी से मिल सके, वकील से मिल सके ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन, ऑल्दो नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। ये भी हम लोगों ने बेयर एक्ट में पढ़ाई हुआ था। अभी जो लास्ट गाइडलाइन है वो ये है, एक पुलिस कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर बनाया जाएगा, जहाँ पे जो अरेस्टिंग ऑफिसर है हर उस अरेस्ट को इन्फॉर्म करेगा, प्लेस ऑफ कस्टडी बताएगा उस अरेस्टेड पर्सन की विद इन 12 आवर्स आफ्टर द अरेस्ट। अरेस्ट के 12 घंटे के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये जो गाइडलाइंस है ये दी गई थी DK बासु के केस में। अब चलिए अरनेश कुमार के केस के ऊपर बात कर लेते हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 का केस है। बेसिकली इसमें भी इनडिस्क्रिमिनेट मतलब केयरलेस अरेस्ट हो रहे थे, आर्बिट्ररी अरेस्ट हो रहे थे, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी। तो चलिए जल्दी से उसकी गाइडलाइंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहली गाइडलाइन ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस निकालनी होंगी, इंस्ट्रक्शंस निकालने होंगे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी अरेस्टिंग पावर्स को काफी कॉशियसली यूज करें। पहली गाइडलाइन ये कहती है। इसके बाद दूसरी गाइडलाइन ये कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको मैंडेट करे ये स्टेट गवर्नमेंट कि भैया वो एक चेकलिस्ट को रखे, जिसमें सारी चेकलिस्ट वहां पे टिक होनी चाहिए अरेस्ट करते समय। चेकलिस्ट में बेसिकली क्या होंगी, वो सारी कंडीशंस होगी जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस की है स्टार्टिंग में बेयर एक्ट में, तो उनको वहां पे चेकलिस्ट को टिक करना होगा। फिर इसके बाद उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के बाद जब उसको प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, तब ये जो चेकलिस्ट है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखी जाएगी, और पुलिस वालों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो उसका रीजन टू बिलीव था, जिसके बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, वो उसको वहां पे बताने होंगे। फिर इसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब है उनकी ड्यूटी आएगी। यहाँ पे क्या ड्यूटी रहेगी कि उनको ये जो चेकलिस्ट दी गई है उसको काफी केयरफुली वो उसको पढ़ें, जो अदर डॉक्यूमेंट्स उसको काफ़ी केयरफुली एनालाइज करें, और उसके बाद अपना जजमेंट देगी भैया हाँ ये जो डिटेंशन है इनका उसको ग्रांट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करके वहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसको छोड़ देना है। इसके बाद अगर कोई डिसीजन है कि वो जो अक्यूज पर्सन उसको अरेस्ट नहीं करना है, तो ये चीज़ मजिस्ट्रेट साहब को बताना पड़ेगा विद इन 2 वीक्स ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द केस, जब वो केस स्टार्ट होगा। इसके बाद जो नोटिस दिए जानी थी कि अगर पुलिस वाले को नेसेसरी नहीं लग रहा है उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने का, तो नोटिस दी जाएगी अक्यूज पर्सन को बिफोर इनिशिएटिंग द केस अगेंस्ट हिम। अगर नोटिस नहीं जाती है तब यहाँ पे जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसके बाद ड्यूटी है मजिस्ट्रेट के साहब के ऊपर कि अगर वो ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। इसके बाद गाइडलाइन ये कहती है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं कि सामने वाले का डिटेंशन आपने ऑथराइज कर दिया लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं दिए, तब भी मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ एक्शन होगा। कौन करेगा एक्शन? हाई कोर्ट करेगी एक्शन। और ये जो गाइडलाइंस है, ये जितनी भी मैंने गाइडलाइंस आपसे डिस्कस किया है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में लागू होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट जो कि मैंने आपको बताया था, और ये जितने भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है उन केसेस में लगेंगे जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है विद द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 7 ईयर्स विद और विदाउट फाइन। तो गाइज ये थे दोनों केसेस, अरनेश कुमार का केस और DK बासु का केस। और सेक्शन 35 से 48 तक हम लोग डिस्कस कर ही लिया। अब सेक्शन 49 से 62 तक हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपका सवाल हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।